गुड मॉर्निंग 10th क्लास बच्चों। आज हम आपके विज्ञान विषय में जो हम विभिन्न प्रकार के चैप्टर्स आपके कोर्स में हैं हम बता चुके हैं, उसी सीरीज़ में लेसन 9 लाइट जो आपकी फिजिक्स या भौतिक विज्ञान का पार्ट है, उसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अर्थात परावर्तन और अपवर्तन के विषय में हम आपको बताएंगे। इसको बच्चों शुरू करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। प्रकाश वह ऊर्जा है जो अंधेरे में अगर कोई वस्तु रखी है बच्चों तो वो हमारे आँखों को दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब उस पर कोई प्रकाश पड़ता है और प्रकाश रिफ्लेक्ट होके हमारी आँखों पर आता है तो वो वस्तु हमको दिखाई देने लगती है। अर्थात प्रकाश वह स्रोत है जिसके द्वारा हमको वस्तु के रंग, आकार आदि का ज्ञान होता है। ये जो प्रकाश है ये इसके एक तो प्राकृतिक स्रोत होते हैं जैसे सूर्य है, तारे हैं, और एक कृत्रिम स्रोत होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं जैसे विद्युत बल्ब और बहुत से ऐसे ट्यूबलाइट। ये सब वो स्रोत हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें एक होता है प्रदीप्त, जिनकी अपनी स्वयं की रोशनी होती है जैसे सूर्य, लेकिन कुछ होते हैं जो दूसरे का प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होते हैं जैसे कि आपके चांद है। चंद्रमा में अपनी कोई रोशनी नहीं होती है बच्चों, या कुर्सी या मेज, ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं जिन पर सब ये अदीप्त वस्तुएं कहलाती, जिनमें किसी प्रकार का कोई प्रकाश नहीं होता है। अब हम इसके बारे में समझते हैं बच्चों। 10th क्लास हमने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया है क्या है प्रकाश। एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे वस्तुओं को हमको आभास कराती है। जब वो प्रकाश हमारी आंखों में परावर्तित होके आता है तो हमको जो है उस वस्तु का जो है आभास कराता है, क्योंकि वस्तु स्वयं जो है कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। प्रकाश के स्रोत जो है दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक प्राकृतिक स्रोत जिसमें सूर्य और तारे आदि आते हैं, चंद्रमा आदि आते हैं, और दूसरा वो जो मानव निर्मित होते हैं जैसे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि। वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं उनको हम जो है प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती, जैसे सूर्य है, विद्युत बल्ब है आदि। दूसरी वो वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने के कारण हमको दिखाई देती हैं बच्चों, उनको हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे चंद्रमा, मेज, कुर्सी, बर्तन आदि। अब प्रकाश में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बारे में भी जानना आपको जो है ज़रूरी है बच्चों। आइए हम उनके बारे में आपको हम बताते हैं। टेंथ क्लास, ये प्रकाश के कुछ गुण हैं जिनके माध्यम से उसको पहचाना जाता है। जैसे प्रकाश ऑलवेज एक सरल रेखा में चलता है, और जब ये चलता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है बच्चों। प्रकाश हमको स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन जिस वस्तु पर ये पड़ता है वो वस्तु हमको स्वयं दिखाई देने लगती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अर्थात बहुत ज़्यादा होती है। पारदर्शी माध्यम जैसे कांच है, वायु है, उसमें प्रकाश जो है वो पास हो जाता है, निकल जाता है, लेकिन लोहा, लकड़ी आदि जैसे अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश नहीं गुजर पाता है बच्चों। दूसरा, चमकदार तलों पर जो है प्रकाश का परावर्तन होता है, जैसे दर्पण आदि में प्रकाश का परावर्तन होता है क्योंकि उसका तल चमकदार होता है बच्चों। और इसकी
क्योंकि इसमें बहुत तरंग दैर्घ्य होती है, लेकिन हर तरंग दैर्घ्य को प्रकाश की हम देख नहीं पाते। तो जो विजिबल इसकी वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य को कहते हैं वेवलेंथ। तो जो इसकी दृश्य तरंग दैर्घ्य है वो 3900 एंगस्ट्रॉम, ये एक यूनिट है, से 3800 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक इसकी विजिबल वेवलेंथ होती है बच्चों, जिसको हम लोग देख सकते हैं, हमारी आइज देख सकती हैं। तथा जब ये जो लाइट रेज है, प्रकाश की तरंग है, वो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो इसका अपवर्तन होता है। अर्थात प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन दोनों ही देखा जाता है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। 10th क्लास देखिए, ये प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश के परावर्तन में आप ये देखिए, एक चित्र है, ये एक दर्पण है जिसको हम परावर्तक तल कहते हैं। AO एक आपतित किरण है। जब AO किरण जो है दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तित होकर OB दिशा में चली जाती है। जिस बिंदु O पर ये मिलती है बच्चों, उससे एक अभिलंब ON खींचा गया है। अब AON के बीच में एक कोण बनता है जिसको हम I और इसको कहते हैं आपतन कोण I, तथा BON जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है उसको हम R कहते हैं। तो क्या निकल के आया बच्चों कि परावर्तन के दौरान आपतित किरण AO तथा उसके बीच बनने वाला कोण AON I तथा परावर्तित किरण BON और उसके बीच बनने वाला कोण जो है ये सदैव बराबर होते हैं। तथा आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल, परावर्तक तल दर्पण पर पाए जाते हैं। तो बच्चों, परावर्तन के दो नियम निकल के आए। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। समझ में आ गया बच्चों? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर होते हैं तथा आपतन कोण I, परावर्तन कोण R ये दोनों बराबर होते हैं। ये देखिए बच्चों, ये दोनों को नियम, पहला नियम आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम, आपतित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण I, ये है बच्चों अपवर्तित किरण, या इसको हम परावर्तित किरण भी कह सकते हैं, दोनों एक ही है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण R ये दोनों बराबर होते हैं, अर्थात आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण के। तो ये दोनों कोण जो है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं बच्चों। इसको हम अपवर्तन की जगह परावर्तन भी लिख सकते हैं। आपतित किरण अपवर्तित किरण या आपतित किरण परावर्तित किरण, तो दोनों जो बच्चों सेम है, इसको ध्यान रखिए। ये आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के, साइन I बराबर साइन R भी इसको लिखते हैं, या I बराबर कोण I बराबर कोण R के। ये दोनों कोण जो है ये आपस में बराबर होते हैं। ये जो बच्चों किरणें होती हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरणें, ये उत्क्रमणीय होती हैं, अर्थात आपतित से जो है किरण और अपवर्तन ये एक दूसरे में, एक दूसरे डायरेक्शन में भी चल सकती हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह और परावर्तित किरण आपतित किरण की तरह चल सकती है। उनके इस गुण को बच्चों हम उत्क्रमणीय जो है अभिक्रिया या उत्क्रमणीय जो है कहते हैं। तो ये बच्चों आपका परावर्तन हो गया। अब आप समझिए कि इमेज या प्रतिबिंब जो है हम किसे कहते हैं, प्रतिबिंब बनता कैसे है। इमेजेस या प्रतिबिंब क्या होते हैं बच्चों? वस्तु के किसी बिंदु से
दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब होता है। तो इसमें दो शब्द आए हैं बच्चों। एक तो प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, इसका मतलब हो गया कि रियल वास्तविक प्रतिबिंब या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात आभासी प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब कितने प्रकार के हुए बच्चों? दो प्रकार के, एक आभासी प्रतिबिंब और दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। अब आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब देखिए बच्चों, एक आभासी और दूसरा वास्तविक। अब आभासी कैसा था? जैसे कि नाम से ही बच्चों आप लोग समझ रहे हैं, आभासी जो रियल ना हो, जिसको केवल हम महसूस कर सके कि ऐसा कार्य हो रहा होगा। आभासी प्रतिबिंब जो बनता है, इसमें जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात अपसारी अर्थात फैल जाती हैं और या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस प्रकार से जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को ना तो हम पर्दे पर ले सकते हैं और ना ही इस प्रतिबिंब का हम फोटो ले सकते हैं, क्योंकि ये रियल नहीं है, ये इमेज है, ये आभासी प्रतिबिंब है जिसको केवल आप जो है वो महसूस कर सकते हैं। ये वर्चुअल इमेज कहलाती है, केवल माइंड कह रहा है कि ऐसा हो रहा होगा। तो इस प्रकार से इस तरह की इमेज को हम ना तो पर्दे पे ले सकते हैं और ना इसकी फोटो ले सकते हैं। दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब होता है बच्चों, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु से पर मिलती हैं, तो उसको हम जो प्रतिबिंब उस वक्त मिलता है उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कैसे मिलती है प्रकाश की किरणें? एक दूसरे को काटती हैं, तो जिस बिंदु पर वो काटती हैं वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं बच्चों। और ये ज़्यादातर अवतल दर्पण से ही वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, जिनको हम पर्दे पर भी ले सकते हैं, जिनको हम फोटो भी जिनका बच्चों ले सकते हैं। और अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। अब बच्चों हम लोग समझते हैं दर्पण जो है कितने प्रकार के होते हैं। 10th क्लास देखिए, दर्पण आप सभी जानते हैं, दर्पण में एक सिंपल जो है एक साइड पर जो है वो पॉलिश्ड और दूसरा साइड उसका अगर चिकना हो तो वो दर्पण की तरह कार्य करने लगता है। तो दर्पण क्या है बच्चों? यदि कोई भी एक कांच की प्लेट हो, उसको आप एक साइड उसकी पॉलिश कर दीजिए और दूसरी साइड उसकी चिकनी रहे, तो वो दर्पण की तरह कार्य करने लगता है। जैसे हमारे घर में जनरली शीशे वगैरह होते हैं जिसमें हम लोग अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तो ये दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समतल दर्पण, जिसमें कांच की एक प्लेट लें और उसमें एक साइड उसकी जो है वो पॉलिश कर दें और दूसरी साइड दर्पण की तरह कार्य करने लगती है। दूसरा होता है बच्चों गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में ये कांच का एक खोखला गोला होता है जिसकी एक सतह जो है पॉलिश्ड होती है तथा आधा गोला, गोले का हाफ सर्किल जो है एक साइड पॉलिश्ड और एक साइड चिकना होता है। जिस साइड चिकना होता है उसी साइड पर वो दर्पण की तरह कार्य करता है। तो इसी आधार पर गोलीय दर्पण जो है बच्चों ये दो प्रकार के हो जाते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये दो हो जाते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। समतल दर्पण बच्चों, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, वो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वह वस्तु दर्पण के आगे रखी होती है। समतल दर्पण से
बना हुआ प्रतिबिंब उसी लंबवत बनता है बच्चों। अगर हम किसी प्रतिबिंब के आगे या पीछे होते हैं तो हमारा बनने वाला प्रतिबिंब भी उतने ही वेग से आगे तथा पीछे होता जाता है। गोलीय दर्पण बच्चों क्या होता है? ये कांच का एक खोखला गोला होता है जिसके एक तल पर चांदी या पारे की पॉलिश कर दी जाती है तथा उसके ऊपर लाल रंग का या आयरन ऑक्साइड Fe2O3 का पेंट लगा दिया जाता है। एक तल उसका जो है वो पॉलिश्ड होता है और दूसरा तल उसका चिकना होता है। जिस खोखले गोले में बाहर की साइड पर जो है पॉलिश होती है, अंदर चिकना होता है बच्चों, उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। उस खोखले गोले के अंदर वाले भाग से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं तो इसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। तथा कांच के खोखले गोले में जिसमें अंदर की तरफ का जो है वो पॉलिश्ड हिस्सा होता है तथा बाहर की तरफ का चिकना होता है, उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि हमें कांच का खोखला गोला लेकर उससे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों को ही जो है बना सकते हैं। अब चूंकि कांच का खोखला गोला होगा बच्चों, तो उसका केंद्र भी होगा, उसकी मध्य रेखा भी होगी, उसकी त्रिज्या भी होगी। अब हम इसके बारे में समझते हैं बच्चों। देखिए 10th क्लास, हमने अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में तो समझ लिया। अब जब भी हम इसकी आगे जब इसकी इमेजेस बनाएंगे बच्चों, तो कुछ टर्म्स हमारे ने बार बार जो है वो रिपीट करने पड़ेंगे हमको। सबसे पहले जब गोला हमने अभी आपको बताया है तो ये मुख्य अक्ष, तो हर खोखले गोले का एक मुख्य अक्ष होता है। तो देखिए अवतल दर्पण है या अवतल दर्पण है, P जो है ये इसका मुख्य अक्ष है। P इसका मुख्य अक्ष है, मेन एक्सिस है। F इसका फोकस है गोले का और C उसका वक्रता केंद्र है। यही बिंदु C पर रख कर हम गोला खींचते हैं। तो मुख्य अक्ष P से और C की दूरी जो है ये इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है तथा मुख्य अक्ष P और F की दूरी जो है वो खोखले गोले की फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी के लिए हम ये भी कह सकते हैं, जब किसी खोखले गोले में प्रकाश की किरणें निकलती हैं, गिरती हैं, तो अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर जिस बिंदु से होकर जाती हैं बच्चों, वो उसका फोकस होता है। किसी भी खोखले गोले में प्रकाश की समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, वो उसका फोकस कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया बच्चों, फोकस दूरी मुख्य अक्ष से जो जहां से प्रकाश की किरणें होकर एक दूसरे को काटती हैं जिस बिंदु पर, वो उसका फोकस दूरी होता है। जिस बिंदु से जो है हम खोखले गोले को लेते हैं वो उसका वक्रता केंद्र होता है तथा वहां से मुख्य अक्ष की दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो क्या पॉइंट आए? मुख्य अक्ष, फोकस और फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और वक्रता दूरी। तो यही आपकी जो है दूरी या वक्रता त्रिज्या भी इसको बच्चों कहते हैं। अब यही टर्म्स आप बार बार जब इमेजेस बनाएंगे तो उसके बारे में सुनेंगे और इस्तेमाल करेंगे। 10th क्लास, ये जो सारणी हमने आपको बना के बताई है, ये वो स्थितियां हैं जब वस्तु अवतल दर्पण में के सामने भिन्न भिन्न इस जगहों पर रखी होती है, तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, किस आकार का होता है तथा उसका नेचर या प्रकृति कैसी होती है। यह अवतल दर्पण से 6 भिन्न भिन्न स्थितियों में रखे वस्तु के प्रतिबिंब हमने आपको इस सारणी के द्वारा बताए हैं तथा उत्तल दर्पण से केवल एक ही स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। वो भी हमने इसमें चार्ट में आपको जो आपको चार्ट दिया है उसमें बता दिया है। पहली कंडीशन क्या है बच्चों, जब वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब उसके फोकस पर बनेगा।
प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। दूसरी कंडीशन क्या हुई, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत से दूर वक्रता केंद्र के ऊपर होगी, जब वक्रता केंद्र से थोड़ी दूर होगी, मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। वो प्रतिबिंब छोटा होगा, बहुत छोटा नहीं लेकिन छोटा होगा वस्तु से, और वास्तविक और उल्टा होगा बच्चों। तीसरी कंडीशन क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है, सी इज द वक्रता केंद्र, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा बच्चों, और उसकी प्रकृति भी वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अब चौथी स्थिति क्या आती है, देखिए वस्तु जो है थोड़ा थोड़ा दर्पण के नजदीक आ रही है। चौथी कंडीशन क्या है कि जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में आ गई, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में बनेगा, वस्तु से बड़ा होगा लेकिन वास्तविक और उल्टा होगा। पांचवी कंडीशन में जब वस्तु फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा होगा प्रतिबिंब, और वास्तविक और उल्टा ही होगा। छठी कंडीशन, जब वस्तु फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में होगी तो प्रतिबिंब जो है बच्चों वो दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा होगा आकार में लेकिन आभासी और सीधा होगा। ये 6 स्थितियां हैं जिसमें वस्तु दर्पण के आगे भिन्न भिन्न स्थितियों में रखी और उससे बनने वाला प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न स्थितियों पे और भिन्न भिन्न आकार का बनता है। उत्तल दर्पण में वस्तु दर्पण के सामने किसी भी जगह पे रखी हो, दर्पण के दूसरी ओर ध्रुव और फोकस के बीच में उसका प्रतिबिंब बनेगा बच्चों। प्रतिबिंब छोटा होगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा लेकिन आभासी होगा। अब हम आपको बच्चों ये 6 कंडीशन में दर्पण के चित्र के द्वारा हम आपको समझा दे रहे हैं कि प्रतिबिंब जो है किन किन स्थितियों में बनेंगे। देखिए 10th क्लास, ये हमने स्थितियां आपको बताई। अब इस स्थितियों में कौन कौन सा प्रतिबिंब, अब आप रेखा चित्र के द्वारा इन वस्तुओं के इन स्थितियों पर प्रतिबिंब की स्थिति समझिए। पहली स्थिति थी जब वस्तु अनंत पे थी और प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा था। देखिए ये वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब उसके फोकस पे बन रहा है। देख रहे हैं, प्रकाश की किरणें वस्तु ए और बी से निकलती हैं और जो है दर्पण से परावर्तित होने के बाद जो है बिंदु F पर मिलती हैं, जहां पर ए बी वस्तु अनंत का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, जैसा कि आपने देखा है, छोटा और वास्तविक तथा उल्टा होता है। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, वक्रता केंद्र से दूर। अब यहाँ देखिए वक्रता केंद्र ये है, वस्तु यहाँ पर रखी हुई है। इस वस्तु से प्रकाश की किरणें जब चलती हैं बच्चों तो परावर्तित होने के बाद जो है ये F और C के बीच में मिलती हैं। परावर्तित होने के बाद ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जो है C और F के बीच में काटती हैं, जहां पर ए बी वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश जो है ये देखिए छोटा बनता है। देख रहे हैं। तीसरी कंडीशन में बच्चों, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर है, देखिए तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर होगा। प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती काटती हैं एक दूसरे को, वो वक्रता केंद्र ही है दर्पण का, तो वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर होता है। तो ये 3 कंडीशन आपको समझ में आ गई बच्चों। अब हम आपको चौथी कंडीशन का बताते हैं, लेकिन ये अगर आपने ये चार्ट समझ लिया अच्छी तरह से बच्चों तो आपको चित्र बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके पहले बच्चों हम आगे बढ़ें, हम आप सभी बच्चों से कहते हैं कि हमारे YouTube चैनल साइंस सिंप्लीफाइड बाय सुनीता शर्मा में
आपके विज्ञान विषय के सभी चैप्टर्स के जो है नोट्स हमने दिए हुए हैं, बहुत विस्तार से बच्चों दिए हैं। आप उनको अगर पढ़ लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। बच्चों, आप लोग हमारे YouTube चैनल को खोलिए, उसमें जो पढ़े हुए विज्ञान के चैप्टर्स हैं उनको देखिए, समझिए, लाइक करिए बच्चों, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और बच्चे भी इस चैनल के माध्यम से अपने विज्ञान विषय की पढ़ाई कर सके। 10th क्लास देखिए, ये 4th कंडीशन है, ये 5th कंडीशन है और ये 6th कंडीशन है। 4th कंडीशन में वस्तु कहाँ पर थी? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है। देखिए, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ये वस्तु ए बी है। इससे चलती हुई प्रकाश की किरणें जब परावर्तन करती हैं तो परावर्तन के पश्चात ये बिंदु वक्रता केंद्र के पीछे यहाँ पर मिलती हैं। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में इनका इमेज बनता है ए डैश बी डैश। ये इसका प्रतिबिंब बच्चों बनता है। ए बी वस्तु का प्रतिबिंब, ए डैश बी डैश जो ये वस्तु से बड़ा बनता है। 5वीं कंडीशन बच्चों, जब वस्तु फोकस पर रखी है, देखिए ये फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। ये हम मान लेते हैं कि किसी भी अवतल दर्पण के फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। 6ठी कंडीशन बच्चों क्या है? फोकस और ध्रुव के बीच में, देखिए ये फोकस है और ये ध्रुव है, इसके बीच में वस्तु रखी है। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए, बड़ा होगा और आभासी होगा। देख रहे हैं बच्चों, ये डैश 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 का मतलब आभासी होता है। ये वस्तु ए बी रखी है, इसको जब हम इससे प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो सीधी रेखा हो जाती है। इन दोनों प्रकाश की किरणों को पीछे मिलाने पर ये ए डैश बी डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अतः अवतल दर्पण के फोकस व ध्रुव के बीच में रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। ये समझ में आ गया बच्चों आपको? अब हम उत्तल दर्पण से केवल एक ही इमेज बनती है बच्चों। 10th क्लास देखिए, ये एक कंडीशन है जब उत्तल दर्पण से जो है प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण से वस्तु प्रतिबिंब के आगे किसी भी स्थिति में रखी हो, उसका जो प्रतिबिंब है वह दर्पण के देखिए दूसरी ओर ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है बच्चों। प्रतिबिंब बहुत छोटा होता है, सीधा बनता है। देखिए, वस्तु की ओर ही बन रहा है तो सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो ये 6 कंडीशन प्लस एक कंडीशन है उत्तल दर्पण की। ये है आपके कोर्स में कभी भी किसी भी स्थिति पर आपसे प्रतिबिंब बनने की स्थिति के बारे में किरण आरेख पूछा जा सकता है। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। देखिए 10th क्लास, अब आपको हम वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। वैसे हम सभी जानते हैं कि F बराबर R/2 होता है, अर्थात फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। लेकिन उसको कैसे होती है ये इस डेरिवेशन में दिखाया गया है। देखिए, ये एक अवतल दर्पण M1 M2 है जिसके 2 ये द्वारक हैं। इसमें एक प्रकाश किरण AM गिरती है जो परावर्तन के पश्चात FM हो जाती है। अब इस परावर्तित और आपतित किरण के बीच में एक अभिलंब खींचा गया MC। तो कोण कौन से बन गए बच्चों? AMC आपतन कोण और CMF परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, परावर्तन के नियम अभी हमने पढ़े थे जिसमें था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो हमारे ये दोनों कोण जो है ये आपस में बराबर हो गए। अब जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो हमारी जो बीच की रेखा है वो समान, अर्थात ये AM और CP ये क्या हुए? एक दूसरे के समानांतर रेखाएं हो गई। अब कोण AMC और MCF ये क्या होंगे बच्चों?
ये एकांतर कोण होंगे, ये दोनों एकांतर कोण हैं, तो एकांतर कोण ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब समीकरण 1 हमारा ये बना है बच्चों, और समीकरण 2 ये बने हैं। तो इस हिसाब से समीकरण 1 और 2 में क्या होगा, कौन सा कॉमन है बच्चों, कोण FMC। ये देखिए FMC बराबर FCM, ये दोनों कोण आपस में भी बराबर होंगे। जब ये दोनों कोण बराबर हैं और ये दोनों कोण बराबर हैं, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब त्रिभुज बन गया बच्चों MCF। त्रिभुज की भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, क्योंकि जब कोण बराबर हैं तो कोण के सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो क्या होगा बच्चों, FC बराबर होगा MC के, ये भुजाएं और ये भुजाएं आपस में, FC बच्चों ये भुजा और MF ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होंगी। और F क्या होगा, F जो है ये CP का मध्य बिंदु है। फोकस जो है मुख्य अक्ष में CP, C इज द वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं इसको। तो वक्रता त्रिज्या ये जो है ये इसका क्या है, मध्य बिंदु है F। अब आपको यही सिद्ध करना है, तो अतः हम क्या कहेंगे, FC बराबर FP। जब ये भुजाएं बराबर हैं तो ये भुजा भी आपस में बराबर होगी, तो FC बराबर FP। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलेंगे। ये होगी समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 3 जो हमारी थी FC बराबर MF, तो यहाँ पर हमने FC बराबर FP लिखा है, तो हम FC बराबर जो है FP भी लिख सकते हैं, क्योंकि भुजाएं बराबर हैं। तो और F क्या है, ये F मध्य बिंदु है। ये समीकरण हमारी जो 5 है। अब समीकरण 5 में, ये वाली समीकरण में दोनों तरफ हम FP जोड़ देंगे, F और P ये जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, FC बर प्लस FP और FP प्लस जो है PF। मतलब इसमें तो FP है, ये FP प्लस FP और FC प्लस FP, इन दोनों को जोड़ दिया और इसकी ही भुजा को 2 बार जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, ये FC और FP क्या हो जाएगा बच्चों, PC। ये PC हो जाएगा, ये पूरी रेखा PC हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको। और PC बराबर ये FC जो है FP ये हो जाएगा 2, अर्थात ये भुजा पूरी जो है ये आधी है, तो ये पूरी भुजा इसकी दुगनी होगी। तो PC बराबर 2 इंटू FP। FP क्या है बच्चों, फोकस दूरी। PC क्या है बच्चों, वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी बराबर 1/2 वक्रता त्रिज्या। तो F बराबर R/2। इससे ये सिद्ध हो गया। ये बच्चों समझ में आ गया कि किसी भी अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है। समझ में आ गया बच्चों आपको ये सब। ये इस तरह से पूरा इसका डेरिवेशन है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। देखिए 10th क्लास ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है, इसको अगर आप समझेंगे, ये हम गोलीय दर्पण में जो एक सूत्र निकलता है 1/f = 1/u + 1/v, इसमें कैसे इस सूत्र को निर्धारित करते हैं ये इस डेरिवेशन में बताया गया है बच्चों। ये देखिए चित्र है, AB एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब A' जो है C और F के बीच में बनता है। अब यहाँ पर 2 त्रिभुज बनते हैं बच्चों। ये देखिए चित्र के अनुसार हम कह रहे हैं PB जो है ये P और B, ये वस्तु की दूरी हम मान ले रहे हैं दर्पण से U -U, क्योंकि ये दूरियां हम आपतित किरण के विपरीत ले रहे हैं, इसलिए इनको हम ऋणात्मक लेंगे। तो हमारी ये दूरी हो गई बच्चों पूरी -U, और P और B' ये हो गई -V। अब इससे समझिए कि प्रतिबिंब की दूरी आ गई -V और वस्तु की दूरी हो गई -U। PC क्या है बच्चों, P और C वक्रता त्रिज्या है, और PF क्या है, ये फोकस दूरी है। अब हमारे पास 2 त्रिभुज बनते हैं, त्रिभुज ABC और A' B' C।
ये दो त्रिभुज बने, ये समकोणिक त्रिभुज है। तो ए बी भुजा जो है ये बी डैश ए डैश के बराबर है और सी बी भुजा जो है ये बी डैश सी के बराबर है। देखिए ये इस हिसाब से देख रहे हैं। अब इसी प्रकार त्रिभुज, दो त्रिभुज ये बन गए बच्चों और दो त्रिभुज ये बने एन एम एफ बराबर एफ ए डैश बी डैश। ये देखिए तो ये भी समकोणिक है। अब समकोणिक होने के कारण एम एन बटे ए डैश बी डैश, ये एम एन बराबर ए डैश बी डैश के है और एन एफ बराबर है एफ बी वन डैश के। देख रहे हैं ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। तो एम एन क्या है, एम एन जो है ये ए बी के बराबर, ये भुजा इसके बराबर है। जितनी वस्तु है उतनी वस्तु की जो है इमेज दर्पण पर भी इसकी दूरी उतनी ही है। तो अब क्या होगा बच्चों, ए बी बराबर ए डैश बी डैश, ए बी बराबर ए डैश बी ये, और एन एफ बराबर होगा एफ बी वन डैश। समझिए बच्चों, ए बी बराबर ए डैश पी और दूसरी तरफ एन एफ, ये दूरी बराबर एफ बी डैश के। इस त्रिभुज में ये यहाँ पर आपके सी आएगा, ए डैश ये देखिए बच्चों, ए बी ये वस्तु की जो है लंबाई और ए डैश बी डैश इमेज की लंबाई बराबर एन एफ ये जो है आपके जो लंब पड़ा है उससे फोकस दूरी और एफ बी डैश, ये और ये बच्चों, ये और ये और ये और ये दोनों जो है ये बराबर हैं। तो हो जाएगा समीकरण नंबर 3। हम इन जो 4 हमारे त्रिभुज बने हैं उनमें हम जो है बराबर एक दूसरे के समानांतर भुजाएं बराबर हैं तो उनकी हम तुलना कर रहे हैं। अब समीकरण 1 हमारा यहाँ था और समीकरण 3, तो समीकरण 1 और समीकरण 3 की जब हम तुलना करेंगे बच्चों, ए डैश ए बी बटे ए डैश बी डैश, तो यहाँ पर क्या आएगा सी बी, ये देखिए सी बी बटे बी डैश सी, ये सी बी, ये सी बी बटे सी बी डैश, ये बराबर है हमारे एन एफ बटे एफ बी डैश। मतलब ये दोनों भुजाएं ये दोनों भुजाओं के बराबर हैं। तो एन व पी क्या है, एन और पी ये बहुत निकट है। तो हम इनको अब इस समीकरण 4 में क्या करेंगे बच्चों, ये मान हम समीकरण 4 में रख देंगे। समीकरण 4 हमारी ये बनी है, ये समीकरण 4 है। ये सभी मान समीकरण 4 में रखने पर सी बी बटे बी डैश सी बराबर पी एफ, यहाँ पर हमने रखा था एन एफ, अब हम रख रहे हैं पी एफ, मुख्य अक्ष से ले रहे हैं। पी एफ बटे एफ बी डैश, एफ बी डैश, ये केवल चेंज हो रहा है क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए एन की जगह हम पी ले लेंगे। या इस भुजा को जब हम लिखेंगे तो पी बी माइनस पी सी, पी बी पूरी भुजा है और पी सी इसकी वक्रता त्रिज्या है, तो इसको हम पी बी माइनस पी सी, तो हमारा जो है पी बी माइनस पी सी करेंगे तो बच्चों सी बी का जो है मान निकल आएगा बराबर पी सी, पी और सी माइनस पी बी डैश, पी बी डैश, ये माइनस ये, तो क्या आएगा बच्चों, इधर ऊपर आएगा पी एफ ये आएगा, इसमें से ये घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगी और पी बी वन से हम पी एफ घटा देंगे, ये पी एफ, तो हमारा देखिए इसकी जगह हमने ये मान रख दिया, इस पूरी की जगह हमने जो ये पी बी माइनस पी सी बटे पी सी माइनस पी वन की जगह हमने पी एफ बटे पी बी वन माइनस पी एफ लिख दिया। ठीक है, अब चिन्ह सहित हम इनमें मान लगा देंगे। पी बी क्या है बच्चों, पी बी क्या है, ये मुख्य अक्ष से वस्तु की दूरी है माइनस यू। पी सी क्या है, ये वक्रता त्रिज्या की दूरी है माइनस आर, चित्र सहित लगाए, चिन्ह सहित लगाएंगे बच्चों, बटे पी सी फिर वही है पी सी
माइनस आर और पी बी डैश माइनस वी, ये हमारी इमेज की दूरी है, बराबर पी एफ ये फोकस दूरी है माइनस एफ बटे पी बी डैश ये माइनस वी प्रतिबिंब की दूरी, और प्लस फिर लास्ट में क्या पी एफ ये फिर हमारी फोकस दूरी। चिन्ह सहित हमने ये इस समीकरण में ये मान लिख दिया। अब हम इनको हल करेंगे। हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि r बराबर 2f, तो जहां भी r है बच्चों वहां पर हम 2f का मान लगा देंगे। तो क्या होगा देखिए, इन सब में अब इसको जब हल करेंगे तो माइनस यू प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, r की जगह 2f आ जाएगा। तो क्या आएगा, माइनस यू प्लस 2f बटे नीचे माइनस 2f प्लस v बराबर माइनस f ये और माइनस v और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2f। अब इसमें हम बच्चों कैची गुणा क्रॉस कर देंगे ये एक दूसरे से, तो क्या हो जाएगा देखिए, माइनस यू प्लस 2f v प्लस f बराबर माइनस 2f प्लस v और माइनस f ये। अब इस समीकरण को जब हम हल करेंगे तो क्या होगा बच्चों, यू वी माइनस यू एफ, ठीक है, फिर ये प्लस माइनस है तो 2FV प्लस, यहां पर प्लस आएगा बच्चों, प्लस 2FV प्लस 2F बराबर ये क्या है, 2F स्क्वायर, ये F है तो F और F का गुणा हो जाएगा तो 2 प्लस 2F स्क्वायर माइनस FV। हमने ब्रैकेट्स को बच्चों खोल दिया, खोलने के बाद हमारी ये समीकरण निकल के आई। अब इसमें देखिए 2F स्क्वायर प्लस है, 2F अगर हम बगल से इधर ले आएंगे 2F स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या बच्चों, और 2FB से एक FB जो है माइनस हो जाएगा तो केवल FB बचेगा। तो क्या बचेगा हमारा, UV माइनस UF माइनस FV, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है, प्लस में से माइनस घट जाएगा तो माइनस FV। अब UF प्लस FV, UF को हमने इधर ले गए तो हमारा प्लस हो गया, प्लस UF प्लस FV बराबर UVA। अब इन तीनों में हम UVF का भाग देंगे बच्चों, यहाँ पर जगह नहीं है तो हम इसको यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं। देखिए बच्चों इधर बहुत थोड़ी सी जगह बची है तो हम आपको बिल्कुल किनारे ये करके दिखा रहे हैं। दोनों तरफ हमने ये जो समीकरण आई थी UA प्लस FB बराबर UV, इसमें हमने UVF से भाग दिया। जब UVF से भाग दिया तो UVF में U कट गया, F कट गया, बचा 1/V। इसमें F कट गया, V कट गया, बचा 1/U। इसमें U कट गया, V कट गया, बचा 1/F। तो क्या समीकरण निकल के आई बच्चों, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। यही आपको इस समीकरण में हल करना है। समझ में आ गया वो बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, अगर आप ध्यान से समझेंगे बच्चों कुछ नहीं है। यहाँ पर ये मान रखा है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पर जहाँ माइनस माइनस है वहाँ प्लस हो गया है। R बराबर 2F होता है बच्चों, तो जहाँ जहाँ R था वहाँ 2F लिख दिया है। उसके बाद इन समीकरण को हमने क्रॉस कैची गुणा किया है। कैची गुणा करने के बाद हमने दोनों समीकरणों को हल किया है। हल करने में जो बराबर नंबर थे उनको काट दिया है। काटने के बाद जो बचा वो UV माइनस VF बराबर FV। तो हमने इस समीकरण में जब हमने UVF से भाग दिया बच्चों तो हमारा क्या निकला, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ये हमारी समीकरण जो है वो निकल के आई। इसी तरीके से बच्चों ये अवतल दर्पण में है, सेम यही प्रोसेस उत्तल दर्पण में भी किया जाता है और उसमें भी जो है हमारा यही सूत्र जो है वो निकल के आता है, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। सेम प्रोसेस जो है बच्चों ये अपनाया जाता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा,
तो ज़्यादा स्पेस पे लिखिएगा तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। इसीलिए हमने ये दूसरे पेन से आपको बता दिया है बच्चों कि आप लोग को जो है इसमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। बच्चों, दर्पण का प्रयोग जो है वो हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसका एक तो हम परावर्तक तल के रूप में इसका प्रयोग करते हैं बच्चों। दूसरा जो है फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में इसकी जो है रखी वस्तु का चूंकि प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बनता है, इस कारण दाढ़ी आदि बनाने में भी जो है ये अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरा बच्चों, कान, नाक और गले आदि की जांच के लिए भी जो है ये अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया, डॉक्टर्स वगैरह जो है ये अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। इसके अलावा परावर्तक तल के रूप में भी जो है बच्चों इसका प्रयोग किया जाता है। परावर्तक दूरदर्शी जो बनाया जाता है उसमें भी जो है अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग चूंकि इस दर्पण द्वारा हमें बहुत अधिक विस्तृत जो वस्तु होती है उसका छोटा प्रतिबिंब देखना होता है, तो इसलिए इसका प्रयोग जो है हम ये चूंकि उत्तल दर्पण से जो है हमारे आभासी प्रतिबिंब बनते हैं बच्चों, इसलिए इसके हमें एक अधिक क्षेत्र में प्रतिबिंब बनाना दे, जैसे शीशे कार का शीशा देखते हैं आप लोग बच्चों, उसमें जो है ये उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है ताकि हमें जो वस्तु है वो आसानी से, पीछे आने वाली चीज हमें आसानी से दिखाई दे सके। तो इस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग बहुत अधिक होता है। जो सड़क पर लैंप आदि लगाए जाते हैं उनका प्रकाश चूंकि फैले, आपने देखा है जो अपसारी होते हैं फैल जाते हैं, तो उत्तल दर्पण जो है ये अपसारी का कार्य करता है, लेंस का कार्य, दर्पण का कार्य। इसलिए इसका प्रयोग जो है लैंप लगाने में या कार के शीशे में साइड मिरर के तौर पे किया जाता है। अब बच्चों आपका इसमें एक रह गया प्रकाश का अपवर्तन। जैसे परावर्तन होता है वैसे ही अपवर्तन भी होता है। अपवर्तन एक कांच के गुटके में किया जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वो अपने मार्ग से जो है विचलित हो जाती है, इसी को हम अपवर्तन कहते हैं। देखिए बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? अभी तक आपने परावर्तन पढ़ा था, अब ये अपवर्तन है। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अपने मार्ग, सीधी रेखा, प्रकाश की ये प्रॉपर्टी है कि वो सीधी रेखा में चलती है, लेकिन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, वो भी पारदर्शी माध्यम है, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम जैसे वायु से सघन माध्यम कांच में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, लेकिन यदि वो सघन माध्यम कांच से वायु में जा रही है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की जो चाल है वो भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। जैसे वायु में उसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और कांच में उसकी चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इस आधार पर बच्चों अपवर्तन के 2 नियम दिए गए हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा बच्चों, किन्हीं दो माध्यम के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन, जिसको ज्या कहते हैं हिंदी में, का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक या कांस्टेंट, और इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। हमारे डेली के जो प्रतिदिन की लाइफ है उसमें अपवर्तन के बहुत ही उदाहरण देखे जाते हैं। जैसे बच्चों कि हम जब आकाश में तारों को देखते हैं तो हम देखते हैं कोई तारा हमें बहुत ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कोई तारा हमें कम चमकता हुआ दिखाई देता है। इसका रीज़न बस यही होता है कि जब प्रकाश की किरणें उस तारे तक पहुंचती हैं और वहां से अपवर्तित होती हैं तो भिन्न भिन्न दूरियों को तय करती हुई जो है वो हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। तो जिसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है उसी हिसाब से उस तारे की हमको चमक दिखाई देती है। दूसरा बच्चों, जब एक जल से भरे
टब में आप एक सिक्का डाल दें तो हम सिक्के को भी जब अपनी आँख से देखते हैं तो हमें उसका वो सिक्का जो है ऊपर की तरफ उभरा हुआ दिखाई देता है। उसका रीज़न भी यही है कि हम बाहर से विरल माध्यम से जो है हम जल के सघन माध्यम में सिक्के को देख रहे हैं। तो जब प्रकाश की किरणें परावर्तित हो रही हैं तो अभी आपने देखा है कि अगर हम विरल माध्यम से सघन, और सघन जल सघन है, और सघन से जब हम जो है विरल की तरफ आ रहे हैं तो वो अभिलंब की ओर झुक जाता है, इसीलिए हमें सिक्का जो है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा बच्चों कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे कि आप सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय जो है हमें सूर्य जो है वो लगता है कि बहुत हमारे पास में है। उसका रीज़न भी बच्चों यही होता है कि जो है सूर्य जिस समय उदय होता है या अस्त होता है तो उसकी रोशनी बहुत तेज़ दिखाई देती है। ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें सूर्य की लालिमा का जो है भास भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न होता है। ये देखिए बच्चों, दो नियम हमने आपको बताए भी, अपवर्तन के दो नियम हैं, इतना हम समझा चुके हैं। पहला नियम क्या है? आपतित, अपवर्तित और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा है किन्हीं दो माध्यम के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक या कांस्टेंट। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये हम आपको पहले भी समझा चुके हैं। लेकिन इसमें अब दो शब्द आते हैं, टर्म्स। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है बच्चों एब्सोल्यूट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निरपेक्ष अपवर्तनांक मीन्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन इंडेक्स, और सापेक्ष का बच्चों होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों लगभग सेम है। निरपेक्ष में क्या होता है? जब प्रकाश का अपवर्तन वायु से किसी अन्य माध्यम में, जैसे एयर से कांच में गया, तो आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और इसके उल्टा, जब पहला माध्यम वायु नहीं है, कोई दूसरा है, तो वायु के स्थान पर अगर कोई दूसरा माध्यम होता है तो उसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सिंपल, इसमें जैसे एयर से जो है ग्लास में गया या ग्लास से एयर में गया, तो एयर क्या है बच्चों? वो निर्वात है। तो अगर निर्वात से जाएगा तो निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा, लेकिन निर्वात के स्थान पर अगर किसी अन्य माध्यम से पहले माध्यम में जाएगा तो उसको हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। बच्चों, ये अपवर्तनांक जो है कुछ बातों पर निर्भर करता है। जैसे है, पहला है सबसे कि पदार्थ की प्रकृति क्या है, किस पदार्थ कहाँ पर जो है अपवर्तन की क्रिया हो रही है। दूसरा क्या है कि उसकी भौतिक अवस्था कैसी है। तीसरा होता है बच्चों की पदार्थ का तापमान क्या है जहाँ पर ये अपवर्तन की क्रिया संभव हो रही है। और चौथा, प्रकाश की किरण का रंग क्या है। बच्चों, आप जानते हैं 7 कलर्स इन ए लाइट रेस होता है। तो जब प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है तो कौन से रंग के किरण के लिए अपवर्तन हो रहा है, ये सब बातें जो है अपवर्तनांक के लिए निर्भर करती हैं। तो कौन सी बातें बच्चों? 4। एक तो पदार्थ की प्रकृति क्या है, दूसरा पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या है, तीसरा पदार्थ का ताप क्या है, और चौथा प्रयोग करते समय प्रकाश के किरण का रंग क्या है। ये सभी बातें जो हैं ये अपवर्तनांक के लिए निर्भर करती हैं। 10th क्लास या अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध है। ANG बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ये A एयर, N अपवर्तनांक, G ग्लास बराबर C प्रकाश की चाल वायु में, V प्रकाश की चाल कांच में, C बटे V। इस पर बहुत से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अब एक है बच्चों लेंस, जिस प्रकार से दर्पण जो है अवतल और उत्तल पड़ता है, उसी प्रकार से लेंस भी उत्तल लेंस और अवतल लेंस 2 प्रकार के लेंस होते हैं। इन दोनों लेंस को अगर आप देखें
तो सेम होता है, एक मुख्य अक्ष होता है जिसमें मध्य बिंदु वो होता है। बस इतना फर्क होता है कि लेंस में 2 फोकस दूरी और 2 उसके जो है आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। ये प्रथम पृष्ठ है तो F1 C1 हो जाता है, ये द्वितीय पृष्ठ है तो F2 C2 हो जाता है। दर्पण में केवल चूंकि एक साइड पर जो है वो पॉलिश की होती है तो एक ही साइड पर उसका फोकस और प्रखरता त्रिज्या होती है, लेकिन लेंस में दोनों साइड ये ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, तो इसके दोनों तरफ उसकी फोकस दूरी और उसका वक्रता त्रिज्या पाई जाती है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में ये देखिए बच्चों, जो उत्तल दर्पण है ये दोनों साइड से पतला और बीच में चौड़ा होता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि ये छोटे छोटे जो है प्रिज्मों से मिलकर बना है। देखिए इस तरीके से, तो जब प्रकाश की किरण गिरती है तो वो आपके अभिलंब की ओर अर्थात उसके आधार की ओर झुक जाती है। इससे क्या सिद्ध होता है कि जो कन्वेक्स लेंस है इसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर इकट्ठा हो जाती है, लेकिन जो अवतल दर्पण होता है वो देखिए मध्य में इसमें पतला और साइड में चौड़ा होता है, अर्थात जब प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो ये फैल जाती हैं बच्चों, इस प्रकार से ये फैल जाती हैं। तो ये प्रकाश किरणें इस तरह से, तो इसमें क्या होता है कि अवतल लेंस में प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं और उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें जब गिरती हैं बच्चों ऐसे, तो वो जो है अपने आधार की तरफ जो है वो मुड़ जाती है। तो इससे क्या मतलब हुआ कि अवतल लेंस में जो प्रकाश किरणें ये फैल जाती हैं और उत्तल लेंस में जो है ये प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं। इसी बिंदु के आधार पर बच्चों इनके जो है प्रतिबिंब जो है, जैसे आपने अवतल दर्पण में पढ़ा था, सेम उसी कंडीशन में इसमें भी जो है भिन्न भिन्न स्थितियों में वस्तु रख कर उसके प्रतिबिंब जो है वो भिन्न भिन्न स्थितियों पे हमें लेंस के दूसरी ओर मिलते हैं। फर्क इतना है कि अवतल दर्पण में अवतल दर्पण से जो है विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, उत्तल दर्पण से केवल एक प्रतिबिंब बनता है, जबकि आपके लेंसेज में उत्तल लेंस से हमको जो है भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब मिलते हैं और अवतल लेंस से केवल एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। 10th क्लास देखिए, सेम जैसे आपने अभी दर्पण में पढ़ा था ना, सेम वैसे ही इसमें भी 6 स्थितियों में उत्तल लेंस से जो है वस्तु की इमेजेस भिन्न भिन्न जहाँ जहाँ वस्तु रखी होगी लेंस के एक और वस्तु की प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर जो है भिन्न भिन्न स्थितियों पे बनता है। समझिए, देखिए बच्चों, हम आपको इस चार्ट के माध्यम से समझा दे रहे हैं। पहला अनंत, आप उसको रिकलेक्ट करिएगा, जैसा दर्पण में था सेम वही स्थिति है। वस्तु अनंत में है तो प्रतिबिंब दूसरी ओर F1 पर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा और अत्यधिक छोटा होगा। F1 दूसरी क्या वस्तु की स्थिति होगी जब 2F1 से दूर होगा, अनंत और 2F1 से दूर होगा तो इमेज क्या बनेगी, दूसरी ओर F2 व 2F2 के मध्य में बन जाएगी। वास्तविक होगी, उल्टा और छोटा होगा। तीसरी कंडीशन, जब वस्तु 2F1 पर है तो दूसरी ओर 2F2 पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा। चौथी कंडीशन में जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच में होगी तो प्रतिबिंब दूसरी ओर F2 पर से F2 से थोड़ा दूर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बड़ा होगा। पांचवी कंडीशन में जब वस्तु F1 पर रखी है तो प्रतिबिंब उसका दूसरी ओर अनंत पर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और अत्यधिक साइज में बड़ा होगा। छठी कंडीशन में जब वस्तु F1 व लेंस के मध्य होगी, लेंस का जो O है उसके मध्य में होगी तो प्रतिबिंब उसका वस्तु की ओर ही बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा और बड़ा होगा। ये 6 कंडीशंस इसकी भी बच्चों हैं। और अवतल लेंस से केवल एक ही प्रतिबिंब बनता है, जैसे उत्तल लेंस में बनता है, सेम वैसे ही स्थिति इसकी भी है। हम आपको चित्र के माध्यम से भी ये समझा दे रहे हैं। देखिए 10th क्लास, ये हमने चित्र के माध्यम से आपको बताया है, ये हमने लिख के दे दिया था, ये चित्र है। पहली कंडीशन में जब वस्तु कहाँ है, अनंत पर है,
तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? प्रतिबिंब उसके बनेगा F1 पर। दूसरी तरफ प्रतिबिंब दूसरी ओर F1 पर बनेगा। कहाँ बनेगा बच्चों? F1 पर। ये F1 पॉइंट है। वास्तविक होगा, उल्टा और अत्यधिक छोटा होगा। ये दूसरी कंडीशन में जब वस्तु कहाँ रखी? 2F1 से दूर। ये देखिए 2F1, यह 2F1 से दूर है वस्तु। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दूसरे F2 व 2F2 के मध्य में। देखिए F2 और 2F2 के मध्य में यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। देखिए वस्तु से छोटा होगा। तीसरी कंडीशन देखिए वस्तु जब वस्तु 2F1 पर है तो दूसरा F2 पर प्रतिबिंब बनेगा। देखिए 2F1 पर है और प्रतिबिंब दूसरी ओर 2F2 पर बन रहा है। ये आपको दिख रहा है बच्चों? प्रतिबिंब जो है 2F2 पर बन रहा है। यह है 2F2, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों। चौथी कंडीशन ये है बच्चों, जब वस्तु कहाँ है? 2F1 और F1 के बीच में। देखिए 2F1 और F1 के बीच में वस्तु है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है इसका? F2 F1 से दूर जो है प्रतिबिंब दूसरी और F2 से परे। देखिए ये F2 है, इससे परे बन रहा है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो है उल्टा और बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो जैसे जैसे ये लिखा हुआ है वैसे वैसे कंडीशंस में प्रतिबिंब जो है उसी हिसाब से बनता जाता है। देखिए 10th क्लास चौथी कंडीशन ने आपको ये बता दी थी। अब ये पांचवी कंडीशन है जिसमें वस्तु F1 पर रखी है और इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। देखिए परावर्तित होकर जो है प्रतिबिंब इसका जो है वो अनंत पर बनता हुआ महसूस होता है। छठी कंडीशन बच्चों क्या है? ये छठी कंडीशन है। छठी कंडीशन में जब वस्तु जो है वो F1 और लेंस के बीच में रखी हो, जब वस्तु F1 और लेंस के मध्य में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब जो है लेंस की ओर आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। देख रहे हैं बच्चों? वस्तु ये रखी है, वस्तु की ओर बन रहा है, बड़ा बन रहा है, आभासी बन रहा है। तो इस तरह से ये 6 वो कंडीशंस हैं जिसमें प्रतिबिंब जो है उत्तल लेंस में भिन्न भिन्न स्थितियों पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न जगहों पर बनता है। बच्चों हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हमारे YouTube चैनल साइंस सिंप्लीफाइड बाय सुनीता शर्मा में जाइए और उसमें और भी चैप्टर्स के वीडियो दिए हुए हैं, वो सब ध्यान से देखिए बच्चों। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करिए बच्चों। देखिए बच्चों लास्ट लेंस की क्षमता जिसको हम P से जो है पहचानते हैं। किसी भी लेंस की क्या क्षमता है, उसकी फोकस दूरी क्या है? तो लेंस की क्षमता को नापने के लिए एक सूत्र है 1/f। f उसकी फोकस दूरी है जिसको हम मीटर से नापते हैं और इसका मात्रक डायोप्टर होता है। अगर हमें सेंटीमीटर में नापना होता है तो 100/f हो जाता है बच्चों। इस प्रकार से ये आपका लेसन 9 प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर खत्म हो गया है बच्चों। इसमें बस एक लेंस के उपयोग जैसे अवतल दर्पण के उपयोग थे वैसे ही बच्चों लेंस के भी जो है भिन्न भिन्न उपयोग होते हैं। इस लेंस में भी जो है इसका प्रयोग ज़्यादातर जो है दैनिक जीवन में जो घड़ी की दुकान पे लोग घड़ी के पुर्जे देखने के लिए, घड़ी के बनाने के लिए, उसके पुर्जों की वाच जो है चेक करने के लिए ये इन्हीं जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें किरणें एक जगह जाकर स्थापित हो जाती हैं। इसलिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग जो है घड़ी साज, घड़ियों के पुर्जे ढूंढने, देखने के लिए, वॉच करने के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं बच्चों। डॉक्टर भी जो है आँख और कान की बीमारी देखने के लिए जो है वो उत्तल लेंस का ही जो है प्रयोग करते हैं बच्चों। इसके अलावा उत्तल लेंस का प्रयोग फोटोग्राफी कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी में, दूरदर्शी में और जितने भी प्रकाशिक केंद्र होते हैं बच्चों उन सभी में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बच्चों जो हम लोग के मानव नेत्र होते हैं उसमें भी जो है लेंस, उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है, तभी हमारी आंखों में किसी वस्तु की इमेज बनती है बच्चों। इस प्रकार से बच्चों आपका ये चैप्टर जो है ये फिनिश हो गया है। चैप्टर 9 बहुत बड़ा चैप्टर है। आप लोग जो है
इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बच्चों, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, ताकि वो सब भी इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, चैनल का नाम है साइंस सिंप्लीफाइड बाय सुनीता शर्मा, के द्वारा दूर दूर तक बच्चों इसका लाभ उठा सके। ठीक है बच्चों, अब हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।